तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का विज्ञान सेट 2 को कर रहे थे दोस्तों। उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा फिजिक्स के क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया था दोस्तों। अब हमें उपभाग 2 केमिस्ट्री से करना था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। 25वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है उपभाग 2 में निम्नलिखित क्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों देखिए हमारा पहला कह रहा है, देखिए पहला हमारा कह रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करना है। लेड नाइट्रेट को गर्म करना है और इसका रासायनिक संतुलन लिखना है दोस्तों। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है दोस्तों। चलिए लिखते हैं। कह रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करना है, तो पहले हम लोग जानते हैं लेड नाइट्रेट का हमारा सूत्र होता है पीबी NO3 का होल ट्वाइज होता है लेड नाइट्रेट का सूत्र। इसे जब हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोग जानते हैं गर्म करने को हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसी को गर्म करने से प्रदर्शित करते हैं। जब हम लोग इसे गर्म करते हैं तो जब हम लोग गर्म करते हैं तो पीबी और इसमें से एक ऑक्सीजन आ जाता है, तो पीबी एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो O हो जाएगा। प्लस हमारा जब इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो बच जाएगा NO2 प्लस एक हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा बाहर दोस्तों, क्योंकि इसका हॉल ट्वाइज है तो एक O आ जाएगा बाहर। तो जब इसे हम लोग संतुलित करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 6 गो है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो दोस्तों अब इसे हम लोग संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पीबी 1 है, यहाँ पर दोस्तों 2 रहेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पीबी 2 है और यहाँ पर पीबी 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 4, यहाँ पर 2 हो गया 6। अब यहाँ पर देखिए हमारा 3 दूना 6 और 2 यहाँ, तो 6 दूना 12 हो गया। तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन भी एकदम बैलेंस हो जाएगा दोस्तों। और जो हमारा नाइट्रोजन है यहाँ पर भी नाइट्रोजन एकदम बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो जाएगा और 2 यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2 दूना 4 नाइट्रोजन हमारे यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 4 नाइट्रोजन हो जाएगा। ये हमारा एकदम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। चलिए देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा कह रहा है एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो देखिए दूसरा हमारा एथेनोइक अम्ल का हमारा सूत्र होता है CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट का हमारा फार्मूला होता है Na2CO3 होता है। जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमारा इसमें से ये और इसमें से ये आ जाता है, तो हमारा इसमें बन जाएगा हमारा ये हो जाएगा CH3COO, या ये इतना पार्ट और इतना पार्ट एक में आ जाएगा, यानी कि Na और CH3COO एक पार्ट में आ जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों CH3COO Na हमारा यहाँ पर आ जाएगा और हो जाएगा प्लस। अब इसमें देखिए इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर C2 बच जाएगा प्लस, और जो ऑक्सीजन यहाँ पर निकलेगा वो यहाँ पर OH है, तो OH और इसमें से ऑक्सीजन एक मिल जाएगा तो यहाँ पर हमारा H2O का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। H2O हमारा बन जाएगा। अब इसे हम लोग संतुलित करेंगे। तो संतुलित करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये सोडियम, यहाँ पर सोडियम हमारा 2 है और यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे। जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। यही देखिए हमारा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, यही हमारा संतुलित रिएक्शन हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा हमारा कह रहा है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया। जिंक लिख देंगे Zn प्लस कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, तो लिख देंगे
NO3, इसका AgNO3 होता है। तो दोस्तों ये हमारा AgNO3 होता है। अब इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये और ये एक में आ जाएंगे, तो इस पर हम लोग जानते हैं +2 होता है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइज हो जाएगा प्लस Ag हो जाएगा, ये Ag हो जाएगा दोस्तों। अब इसे हम लोग संतुलित करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये डबल हो गया, दोनों ही डबल हो गया, तो हमें यहाँ पर भी डबल करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर डबल करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर होल ट्वाइस लग गया है तो यहाँ पर डबल हो गया है, तो इसको हमें डबल करना ही पड़ेगा। तो इसे जब हम लोग डबल करेंगे तो ये हमारा Ag भी डबल हो जाएगा। तो जब Ag डबल हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसका नाम हमारा हो जाएगा जिंक नाइट्रेट हो जाएगा, और ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये हमारा सिल्वर हो गया, ये हमारा जिडियन हो गया। और इसमें देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा एथेनोइक अम्ल था, ये सोडियम कार्बोनेट था, और ये हमारा CH3COO बना था, ये हमारा होता है सोडियम एसीटेट होता है, और ये हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हमारा जल होता है दोस्तों। अब चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए कह रहा है सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड से क्रिया कीजिए। तो सोडियम सल्फेट, तो हमारा सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4 प्लस, अब कह रहा है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का हमारा सूत्र होता है BaCl2। अब इसका हम देखिए दोस्तों, हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा जो Na होगा ये Cl के साथ चला जाएगा, तो हो जाएगा NaCl बना लेगा प्लस, और Ba और ये SO4 हो जाएगा BaSO4। इसमें हमारा NaCl ये नमक प्राप्त हो जाएगा, और ये बेरियम सल्फेट हमारा अवक्षेपण प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब इसके हम लोग संतुलित करेंगे तो देखिए यहाँ पर Na 2 है और यहाँ पर Cl2 भी 2 है, तो यहाँ पर 2 से हम इसे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर Na भी हमारा 2 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएगा, और Ba एक ही है, ये SO4 भी एक ही है, तो ये हमारा दोनों बराबर हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा संतुलित रासायनिक अपक्रिया हो गया। तो ये हमारा नमक हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट हो जाएगा, और क्षेपण प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा 26वां कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर अब हम लोग टिप्पणी लिखेंगे। तो पहला कह रहा है समजातीय श्रेणी। तो चलिए दोस्तों इस पर हम लोग टिप्पणी लिखते हैं। तो देखिए हमारा समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा समजातीय श्रेणी, जब कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान होता है, यानी कि जब कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है जिसका सामान्य सूत्र या क्रियात्मक समूह भी समान होता है और समान सूत्र भी होता है, तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, और उसे 14 यानी कि अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए जब क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी हमें प्राप्त होती है, जिस श्रेणी को हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो यही दोस्तों हमारा समजातीय श्रेणी हो जाएगा। अब देखिए एक बार और रिपीट करते हैं। हो जाएगा जब कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान होता है, यानी कि उसका अणु सूत्र या समान सूत्र भी होगा और क्रियात्मक समूह भी समान होगा, तथा इनके यानी कि जो इनका अणुभार होगा 14 के अंतर में बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जब रखेंगे तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी, जिस श्रेणी को हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे में देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा ये हमारा मीथेन हो जाएगा, ये एथेन हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा, ये हमारा एग्जाम्पल में हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल में हम इसे ही लिख देंगे। अब चलिए हमारा दूसरा कह रहा है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का टिप्पणी लिखिए। तो उसको भी चलिए दोस्तों लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो पहला लिखेंगे श्रृंखलन। कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है, यानी कि जो कार्बन होता है परमाणु क्रमांक सी परमाणु क्रमांक 106 होता है,
जो कार्बन होता है, कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। यानी कि जो कार्बन हम होता है हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा तत्व है, जिसे स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। यानी कि जो कार्बन होता है वह किसी भी बॉन्ड के साथ या किसी भी यौगिक के साथ बहुत तेजी से बंध बनाने का क्षमता रखता है दोस्तों। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट हमारा है, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण यह कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं जैसे H2, O2, N2, Cl2 आदि से सहसंयोजी अबंध बनाने की क्षमता रखता है। यानी जो कार्बन होती है उसकी परमाणु संयोजकता 4 होती है, और इसकी परमाणु संयोजकता 4 होने के कारण यह इसीलिए अन्य जो तत्व होते हैं उनसे सहसंयोजी अबंध बनाने के लिए अत्यधिक क्षमता रखता है। अब देखिए इसमें अगला टॉपिक है हमारा, कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण इसमें बहुल बंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। यानी कि जो कार्बन होता है, कार्बन परमाणु के छोटे आकार होने के कारण, यानी कि जो कार्बन परमाणु होता है उसका आकार छोटा होता है, उसी के कारण इसमें बहुल बंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है दोस्तों। ये हमारा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति हो गई दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसके IUPAC नाम लिख लेते हैं। पहला हमारा दिया है, पहला देखिए हमारा दिया है CH3CH3COOH। तो इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC नेम। तो दोस्तों इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें कार्बन को गिनते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 हमारा कार्बन हो गया। और यह हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमारा क्रियात्मक समूह आया है। तो हम लोग जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम लोग ओइक अम्ल को जोड़ते हैं, ओइक जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा, 2 कार्बन हो गया तो 2 को हम लोग एथ पढ़ते हैं, एथ और ओइक लास्ट में जोड़ेंगे तो एथेनोइक हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसका हमारा IUPAC नाम हमारा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह में हम लोग ओइक जोड़ते हैं और ये हमारा कार्बन 2 है तो 2 हो जाएगा तो एथ हो जाएगा, एथे हो जाएगा एथेन, और इसमें ओइक जोड़ देंगे तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें दूसरा दिया है, दूसरा हमारा दिया है CH2 यानी कि CH2Cl, यही हमें दिया है CH3CH2CH2Cl। और जब इसका IUPAC नाम करेंगे दोस्तों, IUPAC नेम, तो हमारा हो जाएगा, देखिए इसका IUPAC नाम करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्रियात्मक समूह Cl आया है, और इसमें कार्बन को जो गिनेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 3, इसमें 3 हमारा कार्बन हो जाएगा। और इसके कार्बन को नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ये क्रियात्मक समूह क्लोरीन है। तो देखिए इसका जब हम लोग लिखेंगे IUPAC नाम, तो हम लोग जानते हैं जो क्रियात्मक समूह होता है उसको पहले लिखते हैं तो हो जाएगा हमारा क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन को हम लोग क्लोरो लिखते हैं, क्लोरो। इसमें हम लोग जो गिने हैं 3 होता है, 1 2 3 हमारा कार्बन है तो हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा कह रहा है, ये हमारा हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए दोस्तों ये दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका नाम हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग जानते हैं एक बांध के लिए N होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है, आइन ये हमारा होता है। तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे
इसका जब हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो हमारा कार्बन इसमें 2 है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये हमारा 2 कार्बन हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 2 कार्बन को में एथ लिखते हैं तो एथ हो जाएगा, एथ और प्लस आयन जोड़ेंगे तो हमारा एथ आयन हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा एथाइन। ये हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा इसका पूरा उत्तर हो गया। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें ख में कह रहा है साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अपक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसे लिख कर लाए हैं। तो लिखेंगे दोस्तों ख वाले उत्तर में लिखेंगे साबुन उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यानी कि उच्च अणुभार वाले, यानी कि जिसका अणुभार उच्च होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन बनाने की रासायनिक अपक्रिया, तो इसका जब रासायनिक अपक्रिया लिखेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा CH2OCOH C17H35 हो जाएगा, और नीचे CHOOC17H35 हो जाएगा, और उसके नीचे भी डैश करके CH2OOC17H35। ये हमारा वसा का फार्मूला होता है। ये जो होता है हमारा वसा का फार्मूला होता है। देखिए दोस्तों ये हमारा वसा है, वसा का फार्मूला ये है, प्लस NaOH के साथ जब आप क्रिया कराते हैं तो हमारा ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण होता है। तो CH2OH डैश करके CHOH फिर से डैश करके CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है। ये हमारा ग्लिसरॉल का फार्मूला है दोस्तों। और ये जो हमारा प्राप्त हुआ है C17H35 COON, यही हमारा साबुन का फार्मूला है। ये हमारा इसका उत्तर हो गया दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते रहिए दोस्तों, और इसे आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन अथवा करके इसमें दिया है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रियाएं स्पष्ट कीजिए। चलिए दोस्तों इसे स्पष्ट करते हैं। इसमें देखिए हमारा कह रहा है ऊष्माक्षेपी वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें से ऊष्मा मुक्त होती है, यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती है या निर्मुक्त होती है या मुक्त होती है, उसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में देखिए दोस्तों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब हम लोग अपक्रिया कराते हैं तो इसमें Ca2 बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तथा 94 किलो कैलोरी हमारा निर्मुक्त, यानी कि 94 किलो कैलोरी हमारा इसमें से मुक्त होता है, निकलता है। अब देखिए उसमें ऊष्माशोषी भी हमें कह रहा है, ऊष्माशोषी अपक्रियाएं का स्पष्ट कीजिए। तो उसका भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। ऊष्माशोषी वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती नहीं है, ऊष्मा अवशोषित या सोखती है, उसे ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहती हैं। जैसे में देखिए दोस्तों उदाहरण में देखिए N2 + O2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब हम लोग इसका क्रिया कराते हैं तो हमारा NO बनता है, और इसमें से 45 किलो कैलोरी हमारी निकल जाती है, यानी कि मुक्त हो जाती है। यही हमारा ऊष्माशोषी अपक्रिया हो गया दोस्तों। तो ये हमारा हो गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है, ख वाले में pH मान क्या है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए हमारा pH मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। इसे ही pH मान कहते हैं, यानी कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं दोस्तों। यही हमारा pH मान हो जाएगा। इसमें हमें कह रहा है कि इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। तो चलिए दोस्तों ये भी हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे अर्थात किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन प्रति लीटर से सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, या pH मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण
के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। अब देखिए इसमें हमें ऑप्शन दे रहा है, यदि पीएच मान 7 से अधिक हो, यानी कि जो पीएच मान हमारा 7 से अधिक होता है तो हमारा क्षारीय होता है। यदि पीएच मान 7 से कम हो, लेस देन दिया है, अगर 7 से कम हो पीएच मान तो ये हमारा अम्लीय हो जाएगा। और यदि पीएच मान हमारा 7 के बराबर हो तो वो हमारा उदासीन हो जाएगा दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा गौ कह रहा है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। तो खनिज तथा अयस्क में अंतर चलिए दोस्तों लिखते हैं। तो इसमें देखिए लिखेंगे खनिज तथा अयस्क में अंतर, तो लिखेंगे खनिज और क्रॉस करके लिख देंगे अयस्क। तो इसमें पहला देखिए, प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिन यौगिक के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। यानी कि जो हमारे प्रकृति में भूपर्पटी में हमारे पृथ्वी पर नीचे जितनी भी धातुएं या यौगिक पाई जाती हैं उसे खनिज कहते हैं। और इसमें देखिए अयस्क में कह रहा है, जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे धातु कम खर्चे में प्राप्त कर लिया जाता है। यानी कि जितने भी हमारे धातु प्राप्त होते हैं उसे अगर मान लीजिए कम खर्चे में प्राप्त कर ले रहे हैं तो हमारा अयस्क हो जाएगा। अब देखिए इसमें दूसरा कह रहा है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, यानी कि जितने भी अयस्क हैं वो खनिज होते हैं। और इसमें कह रहा है सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, यानी कि जितने भी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं हो सकते। अब देखिए तीसरा हमारा कह रहा है, सभी खनिजों की धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जितने भी खनिज हैं उन्हें धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें कह रहा है सभी अयस्क को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये हमारा दोस्तों अच्छे से इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए दोस्तों अब हम बायो वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए हमारा उपभाग 3 में हमारा बायो का क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन का क कह रहा है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग लिखते हैं। तो देखिए 28वां का क का उत्तर हो जाएगा, लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यानी कि जो हमारा मुंह में लार बनता है उसमें टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च आंशिक पाचन करता है, यानी कि जो ये स्टार्च होता है ये इसका आंशिक रूप से पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि जो मनुष्य होता है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। यानी कि जो लार में उपस्थित टाइलिन हमारा होता है उसकी उपस्थिति में मंड या स्टार्च माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। ये हमारे लार की भूमिका हो गई दोस्तों। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, ख में ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग लिखते हैं। ओजोन परत हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। यानी कि जो हमारा ओजोन परत हमारा O3 जो होता है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि जब हमारे सूर्य की प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसी को ओजोन परत ही हमें बचाता है। यदि अगर ओजोन परत न हो तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे पृथ्वी पर आएंगी, जिससे हमारे शरीर पे पड़ेंगी तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, चर्म रोग हो जाएंगे, हमें कैंसर भी हो सकता है जिससे हमारी मौत हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसे अब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सूर्य की प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। यदि ओजोन परत ना हो तो पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ने लगेंगी तथा हमें चर्म रोग हो जाएगा, जिससे हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पराबैंगनी किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत से यही हमें ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से बचाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखिए इसमें 29वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 29वां का कह रहा है, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद यानी कि अंतर लिखिए। तो चलिए दोस्तों उसे भी लिख लेते हैं। लिखेंगे स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर। तो इधर लिख लेंगे स्वपरागण, इधर लिखेंगे पर परागण। तो इसमें देखिए पहला हमारा कह रहा है,
यह एक ही प्रकार के पुष्प या पादप में होता है, यानी कि जो स्वपरागण होता है वह एक ही प्रकार के पादप या पौधों में होता है। और ये देखिए पर परागण, यह दो प्रकार के पुष्पों या पादपों में होता है, यानी कि जो पर परागण होता है यह दो प्रकार के पुष्पों या पादपों में संपन्न होता है। दूसरा इसमें देखिए हमारा कह रहा है इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, फिर यानी कि पर परागण स्वपरागण में पुष्प का द्विलिंगी होना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें पर परागण में देखिए इसमें एकलिंगी या द्विलिंगी दोनों ही हो सकते हैं। अब इसमें तीसरा अब देखिए कह रहा है इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसमें बाहर के वातावरण की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। और जिसमें पर परागण में इसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें बाहरी वातावरण की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये हमारा इसमें दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए अब इसमें ख वाला कह रहा है परिवार नियोजन की किन्हीं दो अस्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग लिखते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे परिवार नियोजन, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। इसकी दो अस्थायी विधियां इस प्रकार हैं। देखिए पहला स्त्री का नसबंदी ऑपरेशन, स्त्री में अंडनलिका के ऑपरेशन के बाद गर्भधारण नहीं हो सकता है यदि यह विधि अस्थायी होता है। इसमें दूसरा देखिए कह रहा है पुरुष का नसबंदी ऑपरेशन, पुरुष में शुक्रनलिका के ऑपरेशन से भी गर्भधारण की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। हमारा पहला हार्मोन यह है ऑक्सिन, ये जड़ या तने के शीर्ष से स्रावित वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो मुख्यतः कोशिकाओं के दीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त पादपों की विभिन्न जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। और दूसरा हमारा हो गया साइटोकाइनिन, ये हार्मोन कोशिका विभाजन एवं वृद्धि को प्रेरित करते हैं। ये उत्तक विभेदन में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन के पादपों पर अनेक प्रभाव होते हैं, यह प्रसूति काल को भी तोड़ता है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा कह रहा है पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो हमारा रंध्रों की उपयोगिता देखिए दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा पौधों में रंध्रों की उपयोगिता यह है कि पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि जो पत्ते होते हैं, यानी कि मान लीजिए जो हमारे पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे रंध्र कहते हैं, यानी कि जो इस छोटे छोटे पत्ते पे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। ये रंध्र पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा ही होता है, यानी कि जब प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है तो गैसों का आदान प्रदान हमारे इसी छेद के द्वारा होता है, जिससे पत्तियां अपना भोजन बनाते हैं। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 31वां क्वेश्चन कह रहा है मानव में वृक्काणु निफरान की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। चलिए दोस्तों लिखते हैं इसे। तो हमारा दोस्तों विक्राउंड नेफ्रॉन की कार्यविधि को लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ, यानी कि प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। जैसे जैसे मूल इस नलिका में प्रवाहित होती है, यानी कि जैसे जैसे हमारे शरीर से मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है, तो इन पदार्थों की चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। तो इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। जल की मात्रा का पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना इस पर ही निर्भर करता है, यानी कि हमारा सब ये विकिरण निफरान ही करता है। अब देखिए दोस्तों इसके हम लोग संरचना बना कर लाए हैं। तो वृक्क नलिका की संरचना, तो देखिए यही हमारा संरचना है इसका अच्छे से इसे आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से इसे बना लीजिएगा। ये हमारा इसका जो ऊपर वाला भाग है इसका नाम हमारा वृक्क धमनी की शाखा हो जाएगी। ये बीच वाला जो हो जाएगा अभिवाही धमनिका हो जाएगा। और इसके नीचे जस्ट हो जाएगा
केशिका गुच्छ हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर अवरोही नलिका हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों और अच्छे से कई बार बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें आप केवल 5-6 नाम लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी कि मेंडल के नियम को लिखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मेंडल के नियम को लिखते हैं। तो देखिए हमारा मेंडल का नियम लिखेंगे। मेंडल का नियम, मेंडल के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। यानी कि मेंडल चर्चा जो होते हैं मेंडल नियम, यानी कि मेंडल के 3 नियम है। पहला नियम है इनका प्रभाविता का नियम। इनका प्रभाविता का नियम पहला है, युग्म विकल्पी लक्षणों का वह कारक जिसमें युग्म विकल्पी तथा विषम युग्म विकल्पी के अवस्थाओं में प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे पुष्प का लाल रंग होना, पुष्प का लंबापन होना। अब देखिए, वह लक्षण जिसमें समयुग्मजी में प्रदर्शित होता है तथा विषम युग्मजी में प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये इनका पहला प्रभाविता का लक्षण है। जैसे में देखिए, पादप का बौनापन, पुष्प का सफ़ेद रंग होना। अब देखिए इसमें उदाहरण हो जाएगा, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने के बीच संकरण कराया जाता है तो संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों इसमें दूसरा हमारा इनका नियम है पृथक्करण का नियम। इसमें हो जाएगा, इस नियम के अनुसार जब यौवन पीढ़ी के विषमयुग्मजी पौधों का परपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी के संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात पृथक्करण हो जाता है, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि F1 पीढ़ी के साथ साथ रहने पर भी इन लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। युग्मक निर्माण के समय यह लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात इससे युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इसको शुद्धता का नियम भी कहते हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा नियम है। इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा, लंबा पौधा बौना पौधा, यानी कि ये तीनों लंबा पौधा प्राप्त होता है, लास्ट में ये हमारा बौना पौधा प्राप्त होता है F2 पीढ़ी में। अब हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जब परपरागण कराया जाता है तो लंबेपन तथा बौनेपन के लक्षण दिखाई देते हैं। लंबापन T तथा बौनापन छोटा वाला t यानी कि स्मॉल t शुद्ध रूप में मिलकर 3 संबंधी 1 के अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे बनते हैं। इनका अनुपात 1:2:1 होता है। अब देखिए इसमें तीसरा हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूह का नियम हो जाएगा। जब 2 लक्षणों के लिए दो जोड़ा विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। ये हमारा जैसे में हो जाएगा, गोल बीज व पीला बीज को ले लेंगे तो दोनों यानी कि दोनों प्रभावित शुद्ध हैं। इसका जब हम लोग संकरण कराएंगे तो हो जाएगा झुर्रीदार व हरा, दोनों प्रभावी लक्षण। जब इसमें हम लोग संकरण दोनों का कराएंगे तो हमारा बनेगा गोल व पीला बीज, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r, ये कैपिटल Y ये स्मॉल y हो जाएगा। इसका हम लोग संकरण जब कराएंगे दोनों का, जब संकरण कराएंगे तो हमारा गोल व पीला बीज बनेगा। तो दो गोल व पीला बीज होते हैं, दोनों प्रभावी लक्षण होते हैं। और उसके बाद हो जाएगा गोल व हरे, गोल बनेगा और हरा बीज बनेगा। तो हमारा दोनों प्रभावी हो जाएंगे, यानी कि पहला गोल जो बनेगा वो प्रभावी होगा और दूसरा जो हरा बनेगा वो हमारा अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। इसमें अब तीसरे वाले में बनेगा झुर्रीदार व पीला, तो पहला यानी कि जो झुर्रीदार हो जाएगा वो अप्रभावी लक्षण हो जाएगा और जो पीला हो जाएगा ये हमारा प्रभावी लक्षण हो जाएगा। अब इसमें देखिए F2 पीढ़ी में
झुर्रीदार व हरा प्राप्त होगा तो दोनों ये अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसका 9 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो एफटी पीढ़ी का जो अनुपात होता है वो 9:3:3:1 होता है। यही हमारा इसका पूरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मेंडल का नियम मोस्ट आईएमपी है, ये हमारे बोर्ड परीक्षा में आ सकता है दोस्तों। आप लोग इसे एकदम अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारा एकदम कंफर्म आ सकता है क्योंकि ये हमारे सेट में आया है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो मिलते हैं अगले सेट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।